हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। सर्कुलर मोशन के तीसरे लेक्चर में आज हम अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया बल, जिसे कि सीडो फोर्स कहते हैं, इसके बारे में तथा ऊर्ध्वाधर वृत्त में पिंड की गति के बारे में पढ़ेंगे। तो अभिकेंद्र बल पिछले लेक्चर में आपने देखा कि इसके बहुत से एग्जाम्पल्स थे जो कहीं न कहीं से अभिकेंद्र बल मिलते थे और वह कण या पिंड वृत्तीय गति करता था। तो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया भी होती है। अतः वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर लग रहे अभिकेंद्र बल का भी एक प्रतिक्रिया बल होता है। इस प्रकार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें ऐसा आभास होता है कि किसी वस्तु पर कोई बल लगा है, जबकि वास्तव में उस वस्तु पर बल लगा ही नहीं होता है। इस प्रकार के आभासी बल को छद्म बल या सीडो फोर्स कहते हैं और इसी बल को हम अपकेंद्र बल भी कहते हैं। जैसे एक राउंडिंग टेबल है, इस राउंडिंग टेबल पर रस्सी पकड़ करके इसकी धुरी से एक व्यक्ति इस पर खड़ा हुआ है। यह इस अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही, मतलब घूम रही है, तो उसी के साथ साथ यह व्यक्ति भी घूम रहा है। इस व्यक्ति को आवश्यक अभिकेंद्र बल ये जो पकड़ा हुआ है डोरी में तनाव की वजह से मिल रहा है, जो कि सेंटर की तरफ है। लेकिन अगर यह डोरी को छोड़ देता है तो आप क्या देखते हैं कि वह स्पर्श रेखीय दिशा में बाहर की तरफ गिरता है। अर्थात जब यह डोरी पकड़े हुए है तो डोरी में तनाव अंदर की तरफ है, तो इस पर जो प्रतिक्रिया बल होगी वह बाहर की तरफ होगी और अभिकेंद्र बल के बराबर होगी, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ से यही कहते हैं ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के साथ विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वो भी बराबर होती है। तो इस तरह से अपकेंद्र बल का कॉन्सेप्ट होता है और यही जो है सीडो फोर्स भी कहा जाता है। अपकेंद्रित सेंट्रीफ्यूगी क्या होता है? यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कणों को पृथक किया जाता है। इस यंत्र में द्रव को किसी बर्तन या नलियों में भरकर तेजी से घुमाया जाता है। फलस्वरूप कणों पर अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर, जो कि mv²/r होता है, की ओर लगता है और उतना ही अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है, जिसमें भारी कण यानी m जो है हल्का है, तो हल्के कणों की अपेक्षा केंद्र से अधिक दूरी पर परिधि की ओर चले जाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जब किसी बर्तन में कोई भी लिक्विड रख करके और उसको बर्तन को तेजी से घुमाते हैं, तो जब तेजी से घुमाते हैं तो उसी के साथ साथ बर्तन में रखा हुआ द्रव भी घूमता है। द्रव के अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग द्रव्यमान है, तो उन पर जो लगने वाला अभिकेंद्र बल है केंद्र की ओर तथा अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है। उसी अपकेंद्र बल के चलते वह अलग अलग त्रिज्या के पथों पर गति करते हैं और जो कण भारी होता है वह परिधि की ओर चला जाता है। अब दूध से क्रीम निकालने की जो मशीन है इसी सिद्धांत पर आधारित है। जैसे देखें, आपने सुना होगा कि ये जो है क्रीम वाला दूध है या बिना क्रीम वाला दूध है, तो कैसे निकाल लिया जाता है ये देखें। यह एक जो है सेंट्रीफ्यूजी है मशीन, जिसमें इस कंटेनर में दूध भर दिया जाता है और इसमें एक धुरी है। वह धुरी जो है इस दूध को, इसके अंदर रखे हुए मिल्क को जो है तेजी से घुमाती है। तो जब तेजी से घुमाती है तो आपको ये पता है कि क्रीम के दूध के कणों से हल्के होते हैं, मतलब क्रीम के कण जो है वो दूध के कणों से हल्के होते हैं। तो दूध के कण पर बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्र बल क्रीम के कण पर लगने वाले अपकेंद्र बल से अधिक होता है, जिससे दूध के कण परिधि की ओर चले जाते हैं, मतलब बाहर की ओर चले जाते हैं और बर्तन के छिद्र से बाहर निकल जाते हैं। मतलब कि इसमें जो कंटेनर में
अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो एक व्यवस्था होती है जिसमें कि वह दूध जो है उससे बाहर चला जाता और क्रीम उसके अंदर ही रह जाती है। तो इस तरह से क्रीम के कणों को जो है हम अलग कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बीच वाले पोर्शन से ये क्रीम अलग हो जा रही है और बचा हुआ दूध जो है ये कंटेनर में आ जा रहा है। ठीक इसी तरह से अपकेंद्र शोषक, सेंट्रीफ्यूजी ड्रायर, वॉशिंग मशीन में आप देखे होंगे कि एक स्टील का ऐसा कंटेनर होता है, एक स्टील का ऐसा कंटेनर होता है जिसमें जो इसको अंदर जब रखा जाता है तो यह धुरी से कनेक्ट होता है और जब उसके अंदर कपड़े को रख करके तेजी से घुमाते हैं तो होता क्या है, अपकेंद्र बल के कारण कपड़े में लगे हुए पानी के कण इस छिद्र से बाहर की ओर चले जाते हैं और कपड़ा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूजी ड्रायर भी जो है उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अगला टॉपिक है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति से क्या तात्पर्य है? जैसा कि अगर आप पृथ्वी के तल पर या मेज के तल पर जो कि क्षैतिज है उस पर अगर हम घुमाते हैं सर्कुलर मोशन में किसी कण को तो कहते हैं कि वह क्षैतिज वृत्त में है। लेकिन ऊर्ध्वाधर वृत्त में, जैसे कि ये देखिए एक एग्जाम्पल दिखाया हूं आपको, ये ज्वाइंट व्हील का है। इस ज्वाइंट व्हील में आप देखते हैं कि यह ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से सर्कुलर मोशन करता है। तो इसकी जो गति है यह गति कैसी है? यह ऊर्ध्वाधर वृत्त में जो है कण की गति है। तो जब किसी वस्तु को डोरी के एक सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं तो वृत्तीय पथ के विभिन्न बिंदुओं पर वस्तु की चाल भिन्न भिन्न होती है। अतः वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्र बल और डोरी का तनाव भी लगातार बदलता रहता है। जब चाल भिन्न भिन्न होगी तो जो अभिकेंद्र बल होता है F = mv²/r, तो v की वैल्यू अलग होगी। तो जब v की वैल्यू अलग होगी तो उससे जो लगने वाला अभिकेंद्र बल है वह घटता और बढ़ता रहता है। तो जब अभिकेंद्र बल घटेगा बढ़ेगा तो डोरी में जो लगने वाला तनाव है वह भी घटता बढ़ता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि डोरी से बंधे कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। तो इसके लिए जो है किसी भी बिंदु पर, वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर उस कण का वेग कितना होगा और उस बिंदु पर डोरी में तनाव कितना होगा, इसके लिए आप एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि हम द्रव्यमान का कोई पिंड है, L लंबाई की डोरी से बांध करके और v वेग से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। तो किसी क्षण यह मान लेते हैं कि वह बिंदु P पर है। तो जब बिंदु P पर है तो इसका जो भार है ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, डोरी में जो तनाव है वह सेंटर की तरफ। अब इस mg के दो घटक करेंगे तो एक इधर आ जाएगा mg cos थीटा और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। ये कंपोनेंट आ जाएंगे। ये mg cos थीटा है, mg cos थीटा cos थीटा है और इस v वेग से यह ऊपर की तरफ जा रहा है और कण ऐसे गति कर रहा है। तो बिंदु P पर स्थित पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हैं, mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और डोरी में तनाव T वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर। तो इस कण पर जो नेट फोर्स है वह T - mg cos थीटा वह केंद्र की तरफ होगा और T - mg cos थीटा ही इस कण को ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि T - mg cos थीटा = mv²/L। अब इससे T की वैल्यू तो T = mv²/L + mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे जैसे पिंड वृत्तीय पथ पर ऊपर की ओर जाता है उसका वेग भी घटता जाता है और कोणीय विस्थापन थीटा बढ़ता जाता है, जैसा कि इस फिगर से आप देखें। अब ये कोण जो है यह कोण थीटा है। तो जब यह कोण थीटा है तो जैसे जैसे यह ऊपर की तरफ जाएगा थीटा का मान बढ़ता जाएगा और इसका जो वेग है वह घटता जाता है। तो कोणीय विस्थापन बढ़ता जाता है और जो डोरी में तनाव है उच्चतम बिंदु A पर वह न्यूनतम हो जाता है।
तो किसी क्षण मान लेते हैं कि बिंदु ए पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो v को मान लिया va और t को मान लिया ta। तो जो हमारा इक्वेशन 1 है t इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कास थीटा, तो इससे मिल जाएगा टी ए इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी कास 180। कास 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया माइनस एम जी। अर्थात टी ए जो टेंशन है पॉइंट ए पर वह है एम वी ए स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। वी ए को कम करने के लिए टी ए कम होने लगेगा। अगर इससे आप देखें तो अगर वी ए को कम करते हैं तो टी ए क्या होगा, कम होने लगेगा। और वेग को अगर हम इसी तरह से कम करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब टी ए बराबर 0 हो जाएगा। तो जब टी ए बराबर 0 हो जाएगा तो उस न्यूनतम वेग को उस बिंदु पर क्रांतिक वेग कहते हैं और इसे वीसी से प्रदर्शित करते हैं। टी ए बराबर 0 और वी ए बराबर वीसी। सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अब यहां पर टी ए टेंशन 0 हो गया, ए की जगह पर हमने सी पुट कर दिया, तो एम वी सी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी, या एम वी सी स्क्वायर बाई एल इक्वल्स टू एम जी। तो एम जो है दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, वी सी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल, यानी वी सी इक्वल्स टू अंडर रूट जी एल। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब वस्तु के बिंदु P से उच्चतम बिंदु A तक जाने में गतिज ऊर्जा घटेगी और स्थितिज ऊर्जा उसी अनुपात में बढ़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा वही स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। तो पॉइंट P पर इसकी ऊर्जा है 1/2 एम वी स्क्वायर, ए पर है 1/2 एम वी ए स्क्वायर गतिज ऊर्जा। पॉइंट P के सीध में एम जी एल है और पॉइंट ए पर टोटल हो गई एल प्लस एल कास थीटा, दैट इज एम जी एल प्लस एल कास थीटा। उस फिगर में आप देखेंगे तो जो P के सीध में वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यह P के सीध में यहां से Q से लेकर के और A तक, तो ये वैल्यू इसका रेडियस L है और यह L कास थीटा है। तो जब L कास थीटा और L ये टोटल हो गया L प्लस L कास थीटा, यह डिफरेंस के बराबर होगा। तो अब यहां से M दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, ए एम इससे कैंसिल हो गया, 2 को उधर भेज देंगे तो ये मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया 2gl प्लस 2gl कास थीटा। तो अब यदि वस्तु उच्चतम बिंदु ए को ठीक पार कर ले, ए को ठीक पार कर ले, तो वी ए बराबर वी सी बराबर अंडर रूट जी एल होगा। लेकिन अगर इससे कम होगा तो डोरी जो है, डोरी में तनाव कम हो जाएगा और डोरी ढीली पड़ जाएगी, जिससे कि वह वृत्तीय गति माने वृत्तीय पथ पर आगे की ओर गति नहीं कर पाएगी। इसलिए उच्चतम बिंदु को पार करने के लिए या उच्चतम बिंदु को पार करते समय कण की जो क्रिटिकल एनर्जी क्रांतिक वेग है कम से कम उतना होना चाहिए। तो अब इस तरह से वी स्क्वायर माइनस वी ए की जगह पर हो गया वी ए स्क्वायर की जगह पे जी एल इक्वल्स टू 2gl प्लस 2gl कास थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gl और gl मिलके 3gl प्लस 2gl कास थीटा। अब इसमें से gl को कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस 2 कास थीटा gl, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा 3 प्लस 2 कास थीटा इंटू gl, इक्वेशन नंबर 3। अब इस v का मान जो है समीकरण नंबर 1 जो कि टेंशन के लिए था उसमें पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 था हमारा t इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल, तो m बाई एल इंटू वी स्क्वायर की जगह पर है ये वैल्यू पुट कर दी गई, तो ये हो गया 3 प्लस 2 कास थीटा जी एल और प्लस एम जी कास थीटा। अब ये जो ब्रैकेट है यह ब्रैकेट ये जी एल जो ब्रैकेट है एम वी स्क्वायर बाई प्लस एम जी कास थीटा है ना, तो ये ब्रैकेट ये जी एल के पास है, तो इस एल से यह एल कैंसिल हो जाएगा। जब यह कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा 3mg प्लस 2mg कास थीटा प्लस mg कास थीटा और इक्वल t इक्वल्स टू हो गया 3mg प्लस 3mg कास थीटा। तो अगर कॉमन ले लेंगे तो t इक्वल्स टू 3mg 1 प्लस कास थीटा। तो t इक्वल्स टू m बाई एल वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर की वैल्यू 3 प्लस 2 कास थीटा जी एल है, ये ब्रैकेट है, ये जो है यहां पर ये ब्रैकेट है, प्लस mg कास थीटा यह अलग है। तो l यहां से कैंसिल हो गया और
यहाँ से g से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3mg प्लस 2mg कास थीटा प्लस mg कास थीटा। अब देखें 2mg कास थीटा और mg कास थीटा, ये 3mg कास थीटा हो गया और 3mg पहले से है, तो t इक्वल्स टू 3mg प्लस 3mg कास थीटा। mg को 3mg को कॉमन ले लीजिए तो 3mg 1 प्लस कास थीटा। तो ये मिल गया किसी भी बिंदु पर टेंशन कितना होगा थीटा की वैल्यू से हम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बिंदु बी पर निकालना चाहते हैं, तो बिंदु बी पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की वैल्यू वह एकदम निम्नतम बिंदु पर होगा ना, तो वहीं से चलना शुरू करता है, तो जब वहीं से चलना शुरू करता है तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो जो v है वह हो जाएगा √3 + 2 कास थीटा की जगह पर ये 0 हो गया। कास 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 2 × 1 यानी 3 + 2 × GL यानी 5GL। तो ये हो गया कि VB जो है कम से कम 5GL होना चाहिए, √5GL होना चाहिए। तो बिंदु B को जब कोई भी कण उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तहत पार करेगा तो बिंदु B पर वेग कम से कम इतना या इससे अधिक होना चाहिए। टेंशन क्या होगा? TB = 3mg 1 प्लस कास थीटा, तो 3mg 1 + 2 1 + 1 ये 2 हो गया, 2 3 जा 6 mg, तो TB इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 mg। अब इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते हुए किसी कण से बंधे डोरी में जो तनाव होता है वह उसके भार का 6 गुना होता है। तो यहां पर हमें प्रूफ करना होता है कि TB इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6 mg। अब बिंदु C पर ले लेते हैं, तो बिंदु C पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कास 90 होता है 0, तो इस तरह से हो जाएगा 3 + 0 × GL, तो ये 3GL हो गया। अब VC = R ग्रेटर देन √3GL, ये वैल्यू हो गई बिंदु C पर। इसी तरह से टेंशन TC = 3mg 1 प्लस कास 90 0, तो 3mg × 1 तो इक्वल टू 3mg, अर्थात C पर टेंशन कम से कम 3mg या उससे अधिक होना चाहिए। अब देखिए ऊर्ध्वाधर वृत्त में क्रांतिक वेग का एक सिंपल सा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप अनुभव भी किए होंगे कि जैसे सपोज कर लीजिए कि एक छोटी सी बाल्टी है, उस बाल्टी में पानी ले लिया और उसको अगर ऊर्ध्वाधर तल में इस तरह से पकड़ करके तेजी से घुमाते हैं तो आप देखते हैं कि जब बाल्टी का सिरा मतलब खुला हुआ सिरा एकदम नीचे की तरफ होता है तब भी पानी उसमें से नीचे की ओर नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? यह इसलिए नहीं गिरता है कि जब इस उच्चतम बिंदु A की बात करें अगर हम, तो इस पर जो बाहर की तरफ लगने वाला अपकेंद्र बल है mva²/L और इसका जो भार है mg, अर्थात mva²/L और mg का जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस से पानी के तल पर ऊपर की ओर दाब लगता है जिससे पानी उसमें से गिरता नहीं है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि पानी न गिरे? तो इसके लिए कंडीशन होती है कि जो mva²/L है ग्रेटर आर इक्वल टू mg, यानी Va इज ग्रेटर आर इक्वल टू √GL, क्रांतिक वेग से कम नहीं होना चाहिए। और क्रांतिक वेग किस पर निर्भर करता है? क्रांतिक वेग अब इस पर निर्भर करता है कि डोरी की लंबाई क्या है। तो अगर डोरी की लंबाई अधिक है तो क्रांतिक वेग अधिक होगा, डोरी की लंबाई अगर छोटी है तो क्रांतिक वेग कम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।